हेलो गाइस, मैं बद्री सोनी और आज मैं बात करूंगा आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में। आरबीआई के वो टूल्स जो मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आते हैं, वो टूल्स चार कौन कौन से हैं जिनकी वजह से भारत की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था चलती है, जिसकी वजह से सिर्फ सांस लेने मात्र से इंडिया की इकोनॉमी हिल जाती है। वो टूल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन आरबीआई एज अ रेगुलेटर, कंट्रोलर है सारी बैंकों का, तो सबसे पहले हमें बैंक के बारे में डिस्कस करना चाहिए। बैंक क्या है, बैंक क्यों बनाई गई हैं, बैंक की जरूरत क्या थी, क्या बैंक को बनाना जरूरी था, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। बैंक के बेनिफिट्स क्या हैं, बैंक कितना कमाती है, बैंक कितना लॉस करती है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो से डिस्कस करूंगा। फॉर एन एग्जांपल, मुझे 1 लाख रुपीस बैंक में जमा करना है, बट मुझे जो एफडी रेट मिल रहा है वो 6% मिल रहा है। बट एक पर्सन है ऐसा जिसे बैंक से 1 लाख का लोन भी निकालना है और उससे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 12% लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गुजरात से बिलोंग करता है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मुझे एफडी रेट मिल रहा है 6% और उसे 12% इंटरेस्ट लग रहा है किसे, लोन निकालने का। तो एक काम करते हैं, मैं अपना पैसा उसको दे देता हूं, उससे बोलता हूं मुझे भाई 8% दे देना, मुझे 2% का बेनिफिट्स हो जाएगा और उसे 4% का बेनिफिट्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां उसे 12% लग रहा है और उसे सिर्फ मुझे 8% देना पड़ेगा और मुझे 6% मिल रहा है, मुझे 2% उससे ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता हूँ। रीज़न, क्योंकि मैंने अगर उसको पैसा दे दिया, हो सकता है वो बेईमानी कर जाए, हो सकता है, मैं उसे नहीं जानता, हो सकता है वो पैसे देने से मना कर दे। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर मैं ऐसा करता हूं तो, और बैंक होने से पहले ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी लोगों की लाइफ में, लोगों के जीवन में। इसलिए बैंकों को बनाया गया है। मैं बैंक में पैसे जमा करने जा रहा हूं, मुझे 6% एफडी मिल रहा है, उसे 12% इंटरेस्ट लग रहा है। इसका बीच का जो पैसा है वो कौन रखता है? बैंक रखता है। चलो हम पहले इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बैंक क्या करती है, बैंक में मैं 1 लाख रुपए जमा करने गया तो सबसे पहले बैंक CRR, कैश रिजर्व रेशियो, वो रिजर्व जो कैश के फॉर्म में है वो 4% उससे निकालेगी। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1000 रुपए जमा किया, 1000 में 4% यानी 40 रुपए उसने निकाल लिए। उस 40 रुपए को उसने एक जगह रख लिया, कंप्यूटर में सेव कर लिया। दूसरा निकालता है वो पैसा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वो चल रहा है 18%, यानी 1000 का 180 रुपए उसने वो निकाल लिया। 180 रुपए और 40 रुपए दोनों मिला के कितना हो गया? 220 रुपए। मैंने जमा कितना किया था? 1000 रुपए। अब वो जो 220 रुपए है वो कहां जाना चाहिए? वो आरबीआई के पास जाना चाहिए, जो उसने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फॉर्म यानी लिक्विड के फॉर्म में निकाल के रख लिया, जैसे ज्वेलरी हुआ या गोल्ड पेपर हुआ। दिस इज कॉल्ड इज लिक्विड। CRR का जो पैसा 4% निकाला था वो कैश के फॉर्म में निकाला, यानी 4% कैश के फॉर्म में और 18% लिक्विड के फॉर्म में। SLR और CRR दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो कितना निकल के आ रहा है? 220 रुपए। वो 220 रुपए उसने साइड में निकाल के रख लिए, क्योंकि 1000 का 220 रुपए आरबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कल हो ना हो वो बैंक बर्बाद हो जाए, उस बैंक में आग लग जाए, वो बैंक दिवालिया घोषित हो जाए, तो आपका पैसा कौन देगा? आपका पैसा आरबीआई देगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो 220 रुपए में आपका पूरा बाकी का पैसा मिला के आपको पूरा 1000 रुपए दिया जाएगा। तो इस तरीके से बैंक ये प्रोसेस करता है। तो अब जो बचा हुआ पैसा है 780 रुपए, 220 रुपए चला गया, कितना बचा? 780 रुपए। उस 780 रुपए को बैंक किसको देता है? डिस्ट्रीब्यूट एज अ इंडिविजुअल पर्सन। जो इंडिविजुअल पर्सन हमें लोन लेने के लिए बैंक से आते हैं, बैंक में आते हैं, उनको वो 780 रुपए एज अ लोन अमाउंट दे दिया जाता है। इस तरीके से बैंक चलाया जाता है। तो 6% बैंक ने वहां कमा लिया और इस तरीके से बैंक ने 780 रुपए लोन में बांट दिया लोगों को। तो बैंक का ये काम रहता है। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई से ये कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक या गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, ये सारी बैंकें लोन लेती हैं किससे? आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सारी बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है। अब लोन 2, 4, 10 लाख या 50 लाख तो लेते नहीं है, 200 करोड़, 300 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, इस टाइप का लोन सारी बैंकें लेती हैं। किसके इंटरेस्ट से? रेपो रेट के इंटरेस्ट से। और रेपो रेट का इंटरेस्ट अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 5 रुपए 40 पैसे। अब मान के चलो मैं किसी बैंक में गया लोन लेने के लिए, मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, 5 लाख रुपए का खर्च आना है, 3 लाख मेरी जेब में है,
2 लाख रुपए में बैंक से लोन ले लेता हूँ, मेरा काम चल जाएगा। मैं किसी बैंक में लोन लेने के लिए गया तो मैंने मैनेजर से पूछा कि सर इंटरेस्ट क्या है। उसने बोला 12% रेट चल रहा है, आप 12% रेट के हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, मैं बाद में आता हूँ, अभी मेरे को जम नहीं रहा है, आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लग रहा है और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं बाद में आता हूँ। मैं 6 मंथ बाद उस बैंक में गया। बैंक में जाने के बाद मैंने मैनेजर से फिर बोला कि मुझे अब लोन फिर से लेना है, क्या अभी रेट क्या चल रहा है? तो उसने बोला कि अब 10% चल रहा है। मैंने कहा सर ऐसा क्यों? बोले रेपो रेट जब 5 रुपए 40 पैसे चल रहा था तो हमको वहां महंगा मिल रहा था, इसलिए हम आपको 12% दे रहे थे। अब रेपो रेट 5 रुपए हो गया है तो हमको वहां सस्ता मिला 40 पैसे, तो हमने आपका 10 कर दिया है। मैंने कहा ये अच्छा है। अब मैंने घर पे डिस्कस किया कि इंटरेस्ट कम हो गया है तो 2 लाख लेना था, तो पिताजी से बात की कि हम कितना ले लें, तो उन्होंने बोला एक काम करो, अब आप 5 लाख ले लो। तो 5 लाख वहां से ले लिए, 3 लाख मेरे पास थे, 8 लाख रुपए हो गए। पहले मुझे 5 लाख खर्च करने थे, अब मुझे 8 लाख करने हैं। रीजन, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट रेट कम लगा वहां पे। चलिए अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा है, मैं ज़्यादा खर्च करूंगा। अब ज़्यादा खर्च कहाँ करूंगा? ज़्यादा खर्च करूंगा तो क्या करूंगा? कुछ ना कुछ खरीदूंगा, प्रोडक्ट खरीदूंगा। पहले मैंने सोचा कि मैं सैमसंग कंपनी का फ्रिज ना लेके किसी ऐसी कंपनी का फ्रिज खरीदता हूं तो 7-8 हज़ार रुपए में आ जाए। लेकिन अब मेरी जेब में पैसा आ गया है, जेब में पैसा आ गया है तो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही खरीदूंगा, ब्रांडेड चीज़ें खरीदूंगा। तो सैमसंग कंपनी का फ्रिज खरीदने का प्लान बनाया। उसकी कीमत चल रही है 10,000 रुपए। सेम पोजीशन एक और फैमिली की चल रही थी, वो भी लोन लेने के लिए गए थे उसी टाइम पे, तो उनको भी 12% ज्यादा लगा। अब 12% ज्यादा लगा, उन्हें 1 लाख रुपए चाहिए थे, उन्हें 12% ज्यादा लगा। तो उन्होंने फिर जब 6 मंथ बाद वापस गए तो उन्हें 10% लगा। अब 10% के हिसाब से उन्हें 1 लाख निकालना था, उनने भी 2 लाख निकाल लिए। वो मेरे रिलेटिव्स थे, उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे इस लड़की की शादी में देना था, तो उन्होंने सोचा कि हम भी फ्रिज ही देंगे। तो फ्रिज जब वो देना चाहते थे उस टाइम पे, जब 12% लग रहा था उस टाइम पे, फ्रिज 7-8 हज़ार का देना चाहते थे। अब उनकी भी जेब में पैसा आ गया, उनने भी सेम कंपनी का फ्रिज खरीदा, सैमसंग कंपनी का। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो गेम चल रहा है, मैंने 2 लाख से 5 लाख निकाला, उन्होंने 1 लाख निकाला था, उन्होंने 2 लाख निकाला। किसकी वजह से? आरबीआई के रेपो रेट की वजह से। जो 5.40 था, आरबीआई ने सिर्फ 40 पॉइंट कम किया, और 40 पॉइंट कम करने की वजह से हिंदुस्तान के लोगों की मेंटलिटी चेंज हो गई हर चीज में, वो चाहे प्रोडक्ट खरीदने में हो, या चाहे लोन लेने में हो, या फिर एसआईआरसी में हो, हर चीज में लोगों की मेंटलिटी चेंज हो गई है। अब सैमसंग कंपनी की ब्रांड जो है, फॉर एन एग्जांपल, सैमसंग कंपनी 1 ईयर में 5 लाख फ्रिज बनाती है। उसे पता है कि पूरे भारत में 5 लाख फ्रिज की खपत है। अब 4 से 5 लाख फ्रिज की खपत है तो वो इतना ही बनाएगी। 7 लाख और 8 लाख बना के वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो या फिर कोई और भी प्रोडक्ट हो, ज़्यादा बनाएंगे तो वो वेस्ट ही जाएगा। इसलिए वो उतना ही बनाती है जितनी उसे जरूरत है। तो सैमसंग कंपनी ने 5 लाख बनाए। अब सडनली रेपो रेट की वजह से रेपो रेट डाउन हुआ, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना स्टार्ट कर दिए। अब ज़्यादा जेब में पैसा आएगा तो लोग वही चीज़ खरीदेंगे जो ज़्यादा महंगी होगी और ज़्यादा अच्छी होगी। तो सैमसंग कंपनी, उसने भी खरीदा, सैमसंग कंपनी का फ्रिज मैंने भी खरीदा। खरीदना चाहता था सिर्फ एक पर्सन मैं, लेकिन सैमसंग कंपनी का वो पर्सन नहीं खरीदना चाहता था जिसके पास 1 लाख थे। उसने 1 लाख 2 लाख और बैंक से लिए, तो अब वो भी सैमसंग कंपनी का फ्रिज खरीदेगा। 5 लाख की डिमांड थी सैमसंग कंपनी की ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन इस साल 2021 में, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2022 में सैमसंग कंपनी की जो डिमांड बढ़ी है वो बढ़ी है 6-6.5 लाख, यानी 1.5 लाख फ्रिज एक्स्ट्रा और बनने थे जो कि सैमसंग कंपनी के पास नहीं है। अब सैमसंग कंपनी क्या करे, क्योंकि 2021 में जब उसने फ्रिज बेचे तो उसके 5 लाख फ्रिज सफिशिएंट थे ऑल ओवर हिंदुस्तान में। लेकिन 2022 में उसने देखा कि इसकी डिमांड 6.5 लाख की है। अब वो क्या करे? तो सैमसंग कंपनी ने सोचा एक काम करते हैं, किसी वीरान जगह में 10-20 एकड़ की जमीन खरीदते हैं, वहां पे एक फैक्ट्री बनाते हैं, फैक्ट्री में मशीनरी लगाते हैं, फिर वर्कर्स हायर करेंगे। वर्कर्स हायर करने के बाद फिर वहां पे जो 1.5 लाख की शॉर्टेज हो रही है उस 1.5 लाख फ्रिज को वहां बनाना स्टार्ट करेंगे। चलो अच्छा है। तो सैमसंग कंपनी ने ये कब तक किया? पूरा 1 ईयर उसको लग गया, यानी 2022 और 2023 उसका फिनिश हो गया ये सब कुछ करते करते। 2024 में उसने सोचा कि 6.5 लाख की हम सप्लाई दे देंगे डिमांड के
अकॉर्डिंग 6.5 लाख फ्रिज की सप्लाई वो दे देगा। लेकिन सडनली 2024 में आरबीआई ने अपने रेपो रेट जो 5 किया था वो वापस से उसने 5.40 कर लिया है, 5 रुपए 40 कर लिया है। जब वापस से उसने 5 रुपए 40 कर लिया है तो सारी बैंकों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ के 12 और 14% पहुंच गया है। जो 5 लाख लेना चाहते थे वो 2.5 लाख निकाल रहे हैं। जो डिमांड थी वो खत्म हो गई, ना फ्रिज की डिमांड बची है, ना किसी चीज की डिमांड बढ़ी है, ना लोगों की मेंटलिटी जो थी चेंज हुई थी वो वापस आ गई है। लोग 5 लाख की जगह 2.5 लाख लोन निकाल रहे हैं, लोग 50,000 की जगह 20,000 लोन निकाल रहे हैं। इस टाइप से मेंटलिटी चेंज हो गई है। तो क्या होगा, सैमसंग कंपनी बर्बाद हो जाएगी, उसकी सारी फैक्ट्री जो मशीनरी है वो बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि 6.5 लाख बना के क्या करेगा, जितने वर्कर्स उसने हायर किए थे वो बेरोजगार हो जाएंगे, जो मशीनरी फर्नीचर लैंड जो पड़ा है सब वेस्ट हो जाएगा। यानी सैमसंग कंपनी को 2024 में ह्यूज बहुत ज्यादा घाटा लगेगा। ये है पावर रेपो रेट का। रेपो रेट आरबीआई का ये टूल्स रेपो रेट जो कि उसके सिर्फ सांस लेने मात्र से, उसके 10-20 पॉइंट अप एंड डाउन जाने मात्र से इंडिया की पूरी इकोनॉमी हिल जाती है, पूरा भारत हिल जाता है। ये डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। लोग अपने घर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरे भारत को कंट्रोल कर रही है। तो आरबीआई के ये 4 टूल्स हैं जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम से कोई डाउट जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।